10वीं कक्षा तक आते आते 10 अलग अलग जगहों पे बड़े होने का मौका मुझे मिला। साइंस और मैथ से तो मेरी बिल्कुल बनती ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल से इन विषयों में पास होकर हाई स्कूल एजुकेशन मैंने पूरा किया और कमाल देखिए, आज मैं एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर हूँ, मैथ्स और साइंस ग्रेजुएट्स को पढ़ाती हूँ, एक्टिव लर्निंग इस विषय की शोध करता हूँ। क्यों पड़ गए ना सोच में कि ये कमाल हुआ कैसे? अरे मैं तो कहती हूँ कि ये चमत्कार कोई भी कर सकता है। बस इसके लिए आपको मेरी यानी बारबरा ओकले की लर्निंग हाउ टू लर्न इस पुस्तक को पढ़ना है। क्या उतना टाइम नहीं है? अरे फिकर नॉट, मैं हूं ना। Just watch this summary till the end. This book is about how to become a successful learner. If you yourself, your children or even your grandparents want to learn anything effectively, this content would be a breakthrough to excel in your personal and professional life. Please like, share and subscribe, and thank you so much for joining me on this learning adventure. Let's dive in. फर्स्ट, कॉन्सेंट्रेट। न्यूरोसाइंटिस्ट ने जाना है कि हमारा दिमाग दो मोड्स में काम करता है। एक फोकस मोड। फोकस मोड में जब आप किसी चीज पर ध्यान एकत्रित करके कुछ सीखने की कोशिश करते हो तो आपके दिमाग का विशिष्ट हिस्सा ही काम में आता है। इसके विरुद्ध डिफ्यूज मोड में दिमाग रिलैक्स स्टेट में होता है, जहां मस्तिष्क का ध्यान अलग अलग रैंडम ब्रेन पार्ट्स में बटा हुआ होता है। इसके लिए तो ये एक मजेदार सैर होती है। फॉर एग्जाम्पल, डे ड्रीमिंग करना या डूडलिंग जस्ट फॉर फन एटसेट्रा। कुछ नया सीखना हो या कुछ याद करना हो, दिमाग इन दोनों मोड्स में बैक एंड फोर्थ स्विच करते रहता है, क्योंकि इसको दोनों की ही जरूरत होती है। ये कंसेप्ट समझाने के लिए लेखिका यहाँ पिन बॉल मशीन का मेटाफर यानी रूपक देती है। ये गेम तो आपको पता ही होगा। प्लंजर को दबाते ही बॉल अंदर की तरफ उछलकर बम्पर्स पर जाकर टकराती है, जिसे गिरने से बचाने के लिए फ्लिपर्स होते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपका मस्तिष्क भी इस पिनबॉल मशीन की तरह है। जब आपके दिमाग का प्लंजर किसी थॉट के एंटर होने से ट्रिगर होता है तो मस्तिष्क में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की वेव बॉल की तरह दौड़ती हुई जाकर न्यूरॉन सेल्स पर यानी बम्पर्स पर बाउंस होती जाती है। तो उस थॉट की वजह से दिमाग पर पड़ते हैं निशान, उसे हम कहते हैं पैटर्न। फोकस मोड में ये जो विचार की लहर है ना, बहुत क्लोज टाइटली फिक्स्ड पैटर्न बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बार मल्टीप्लिकेशन करना सीखा तो बहुत दिनों बाद भी कोई नई मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप सेम ही लॉजिक लगाओगे, तो इसके लिए दिमाग में ऑलरेडी डिसाइडेड पैटर्न जनरेट होगा, राइट? क्योंकि आपने ये पहले भी किया है। तो इसके विरुद्ध डिफ्यूज मोड में कोई नया थॉट या इंफॉर्मेशन दिमाग में एंटर होने पर बॉल डिस्टेंट रैंडम बम्पर्स पर जाकर हिट होगा, क्योंकि इस केस में कोई ऑलरेडी डिसाइडेड पैटर्न या पुराने निशान है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, डिवीजन। और आपको पता है, हमारा दिमाग एक समय में एक ही मोड में रह सकता है। आपका दिमाग या मन तब तक ही फोकस्ड मोड में रह सकता है जब तक आपके मशीन के फ्लिपर्स आपके कंट्रोल में है। अगर ये कंट्रोल लूज हुआ तो बॉल गिर जाती है नीचे वाले डिफ्यूज मोड यानी रिलैक्स स्टेट में। जिन लोगों को अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है, उनके फोकस्ड मोड में तो एक्स्ट्रा छेद होते हैं, जिसकी वजह से ये बॉल बार बार डिफ्यूज मोड में गिरती रहती है। ऊपर से पटका तो ध्यान आपका भटका, याद रखना। ऐसे डिफ्यूज मोड में जाना भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से रैंडम ही सही डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग आइडियाज क्रिएट होते हैं। इसी कारण तो हमारी रचनात्मक क्षमता, क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि डिफ्यूज मोड में आपका दिमाग बैकग्राउंड में प्रॉब्लम्स पर काम ही कर रहा होता है, बस आप सतर्क नहीं होते। तो जब आप कोई मैथ का मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम बस फोकस करके ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, देन इट माइट नॉट वर्क आउट। सेकंड, प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम में देरी लगाना, पुटिंग थिंग्स ऑफ अंटिल लेटर। आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो सकते हो और एक नंबर के लेट लतीफ भी, इसीलिए तो क्लास में कभी कभी बहुत अच्छे से समझा हुआ प्रॉब्लम या कंसेप्ट भी बिना प्रैक्टिस के देरी करने की वजह से 3-4 दिनों के बाद समझ नहीं आता। तो इसके लिए लेखिका ने बताई है पोमोडोरो टेक्निक। इट्स एन इटालियन वर्ड फॉर टोमेटो। इस मेथड को ढूंढने वाले साइंटिस्ट, उनके पास टोमेटो शेप का टाइमर था तो पड़ गया नाम। इन दिस ही सजेस्ट सेट एन अलार्म फॉर 25 मिनट्स, cut off every possible distraction around you for those 25 minutes. Fully focus on your task irrespective of timing. After the completion of task, reward yourself. Yay! Of course you sit longer than that, and if you do, you might have gone into zone or flow state. No matter how long it is, don't forget to reward yourself. स्टडीज में ये देखा गया है कि किसी सब्जेक्ट को नापसंद करना और उंगली पर हथौड़े से मारना, दोनों का दर्द भी दिमाग के लिए एक जैसा ही होता है। तो इस दर्द को मिटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आंसर इज वर्क थ्रू इट, सामना करो। ऐसे देखा जाए तो जनरली कोई भी मेंटल पेन 20 मिनट्स बाद डिसअपियर यानी धुंधला होने लगता है।
या फिर आप प्लेजेंट टास्क पे या रिवॉर्ड्स पे अपना फोकस शिफ्ट करके डेफिनेटली यू विल स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यू फील बेटर। अब आप ये तो जानते हो कि ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स बैठे हुए होते हैं। अगर एक न्यूरॉन को आप एक टोपी, एक आंख और कुछ पैरों वाले एलियन की तरह देखोगे तो आपको दिखेगा हर एक एलियन अपने जैसे मिलियंस ऑफ एलियंस के साथ दोस्ती कर रहा है, कनेक्शंस बना रहा है, और उसी कनेक्शंस को हम सिनेप्सिस कहते हैं। जब दिमाग में कोई थॉट आता है तो वहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का फ्लो तैयार होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी दिमाग में आखिर बहती कैसी है? कोई मैसेज रिसीव करने पर एक एलियन अपनी बाहें उठाकर बाजू वाले को शॉक देता है और आगे वाले को पास ऑन करता है। फिर वो भी अपने नेक्स्ट वाले को ऐसे ही शॉक देकर ये मैसेज कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जिन एलियंस में ज्यादा बातें होगी उनकी दोस्ती और गहरी होगी। इसका मतलब वहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लो और ज्यादा बहेगा, और जो एलियंस कम बातें करेंगे उनका संबंध दिन ब दिन घटते जाएगा। इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लो और उनका कनेक्शन वीक होता जाएगा। तो हमारे दिमाग में वो थॉट्स या इंफॉर्मेशन ज्यादा दिन या परमानेंटली स्टोर होती है जिसको कैरी करने वाले एलियंस में अटूट दोस्ती बनी होती है। There is a popular saying called neurons that fire together wire together। कुछ नया सीखना मतलब नए ब्रेन लिंक्स का जन्म होना, और ऐसे नए न्यूरॉन्स संदेशों का आदान प्रदान करते वक्त छोटा स्पार्क जनरेट करते हैं। इनके सिनेप्सिस, बाजुओं की लंबाई और उस पे बैठे हुए कांटे, जिसे हम साइंस की भाषा में न्यूरल डेंड्राइटिक स्पाइन्स कहेंगे, वो भी छोटे होते हैं। तो जब आप किसी नए आइडिया की बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आजू बाजू वाले न्यूरॉन्स, एलियंस वहाँ के डेंड्राइट स्पाइन्स पर, कांटों पर आकर जुड़ने लगते हैं, नए सिनेप्सिस बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। किसी विषय पर का न्यूरल नेटवर्क आपके दिमाग में जितना ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा, उतनी ही उस विषय के डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को समझने की और उसे याद रखने की ताकत ज्यादा होगी। हम लोग जिंदगी भर नए न्यूरॉन्स पैदा कर सकते हैं, नए ब्रेन लिंक्स तैयार कर सकते हैं। इसी क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। थर्ड, स्लीप। तो चलिए इस सब का नींद के साथ क्या संबंध है ये देखते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट गुआंग यांग ने संशोधन किया है कि कुछ नया सीखने के बाद जब लोग सोने जाते हैं तो दूसरे दिन सुबह उनके न्यूरॉन्स में बदलाव आया होता है। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी ली है जिसमें एक न्यूरॉन की बिफोर और आफ्टर इमेजेस वो दिखाती है, जहाँ एक न्यूरॉन पर नए डेंड्राइट स्पाइक्स यानी कांटे ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो स्पाइक्स आगे चल के आजू बाजू में नए कनेक्शंस बना रहे हैं। हमारे मस्तिष्क में दिन भर हर समय न्यूरल डेंड्राइट स्पाइक्स के छोटे छोटे बम्स तैयार होते रहते हैं और उन्हें रात में मजबूती मिलती है। और दोस्तों, इन डेंड्राइटिक स्पाइन्स को आप झूठ नहीं बोल सकते। ये बहुत अच्छे लाई डिटेक्टर्स होते हैं। इन्हें पता होता है कि आप किस चीज पर सही फोकस कर रहे हो और किस चीज को इग्नोर। So, if you don't practice enough or procrastinate more, ये डेंड्राइटिक स्पाइन्स, कांटे झाड़ू मार के साफ कर दिए जाते हैं। So use it or lose it, simple। अगर आपको एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है ना, तो टेक योर इनफ टाइम, अदरवाइज लेस टाइम टू रिपीट एंड फ्यूअर नाइट्स ऑफ स्लीप टू ग्रो न्यू सिनेप्सिस वोंट रिकॉल द डिटेल्स वेल। फोर्थ, मेमोरी। हम में दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, एक वर्किंग मेमोरी, दो लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये समझने के लिए लेखिका और एक मेटाफर, रूपक का इस्तेमाल कर रही है। समझो आप क्लासरूम में बैठे हो और आपके पीठ पर 4 पैरों वाले ऑक्टोपस के स्वरूप में स्कूल बैग है, जिसे हम वर्किंग मेमोरी कहेंगे। तो नीचे वाले फ्लोर पे आपके बहुत सारे लॉकर्स है, जिसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहेंगे। और ऐसा क्यों? अरे ये इसलिए क्योंकि जब आपको कुछ इंस्टेंट स्टोर करना हो तो कहाँ रखोगे? स्कूल बैग में, क्योंकि वही आपके नजदीक है। पर जब बहुत सारी चीजें स्टोर करने की नौबत आ जाए, ओवरवेलमिंग हो जाए, तो कहाँ रखोगे? ऑब्वियसली लॉकर्स में। और ये वर्किंग मेमोरी वाले ऑक्टोपस को 4 पैर ही क्यों है? वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि साइंटिस्ट ने ये देखा है, हमारी वर्किंग मेमोरी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होती है, जस्ट आंखों के ऊपर, वो 4 अलग अलग प्रकार के टास्क या इंफॉर्मेशन को ही एट ए टाइम हैंडल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का फोन नंबर, जो कि हम 10-15 सेकंड के लिए आराम से याद रख सकते हैं। पर जब कोई इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट हो, जो कि आगे काम आ सकती है, ऐसी इंफॉर्मेशन को ये ऑक्टोपस वर्किंग मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के लॉकर्स तक लाकर छोड़ता है। इन लॉकर्स में फैक्ट्स, फिगर्स, कंसेप्ट्स और पिक्चर्स को अलग अलग तरीके से रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चित्र में दिखाए गए तरीके से फैक्ट्स, फिगर्स और कंसेप्ट्स को कॉम्प्रेस करके टूथपेस्ट के ट्यूब की तरह रखा जाता है, तो पिक्चर्स को मेन डिस्प्ले पर चिपकाया जाता है। That's why recalling or memorizing images or pictures is more easy than remembering facts, figures or concepts। मेमोरी ट्रिक्स में भी फैक्ट्स को स्टोरी टेलिंग, विजुअलाइजेशन या सॉन्ग में कन्वर्ट करने की सलाह दी जाती है, वो इसी कारण से। और आपका भूतकाल भी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही स्टोर हुआ होता है।
फिफ्थ, अटेंशन। जब किसी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में बांटा जाए, चंक किया जाए, मेटाफर्स या एनालॉजी यूज की जाए तो ऑक्टोपस को उसे पकड़ने में आसानी जाती है। जब आप मल्टीटास्किंग करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल होमवर्क करते समय टीवी देखना, तो समझ लीजिए कि आपने इस ऑक्टोपस के कुछ पाँव बांध दिए। ऊपर से किसी भी नई इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद ये ऑक्टोपस नीचे दी गई लॉन्ग टर्म मेमोरी की लाइब्रेरी से इस थॉट से रिलेटेड ब्रेन लिंक्स या धागों को उठाने की, कनेक्शंस बनाने की कोशिश करता है ताकि अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। इस नए आए हुए थॉट पर या विषय पर जब ब्रेन में प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती, तो इस ऑक्टोपस को नए ब्रेन लिंक्स बनाने में दिक्कत आती है और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए मुश्किल जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, अगर किसी विषय पर ब्रेन की प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत भी अच्छी है, थोड़े बहुत भी मेटा चंक्स वहाँ प्रेजेंट है, तो ऑक्टोपस को इन नए ब्रेन लिंक्स के साथ उसे जोड़ने में आसानी जाती है। तो इसीलिए मैथमेटिक्स वालों को इकोनॉमिक्स समझना आसान जाता है और हिंदी आने पर मराठी या पंजाबी भी समझ आती है, पर चाइनीज नहीं। सिक्स्थ, पुअर मेमोरी। देखिए, बहुत लोगों की समस्या होती है कि हमारी मेमोरी औरों जैसी तेज तर्रार नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, पहले ये समझ लो कि कुछ लोगों का जो ऑक्टोपस है, चारों पैरों से चीजों को नहीं पकड़ पाता है तो जल्दी से स्लिप हो जाती है। इसे ही हम पुअर मेमोरी कहेंगे। पर रिसर्च में ये देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बस इनको औरों की तुलना में इनके ऑक्टोपस पर थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क और कोशिश करनी पड़ती है। सेवेंथ, स्लो थिंकिंग। Although this is a low-rated skill, but it is highly effective in many situations. फास्ट थिंकर्स कंक्लूजन्स पर, निष्कर्षों पर जल्दी कूदने की टेंडेंसी दिखाते हैं, जबकि ऐसी जगहों में स्लो थिंकर्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और विषय की बारीकियों पर उनका ध्यान अधिक होता है। एथ, रिकॉलिंग एंड टेस्ट आर बेस्ट। भले ही ये टेक्निक्स लोगों को बोरिंग या ट्रेडिशनल लगती हो, पर 1 घंटा टेस्ट देना 1 घंटा सिर्फ पढ़ने से कई गुना प्रभावी होता है। पॉज एंड रिकॉल इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू स्ट्रेंथन योर मेमोरी एज वेल। कुछ नया पढ़ने के बाद उसके की पॉइंट्स बुक को क्लोज करके ऊपर देख के याद करना और फिर से बुक को खोलकर कंपेयर या क्रॉस चेक करना इज एन एवरग्रीन टेक्निक, भले ही लोग कुछ भी कहे। Ninth, passion. In this modern world, people commonly advise follow your passion. पर लेखिका कहती है, जब चीजें समझ आने लगती है ना, तो उसमें पैशन अपने आप डेवलप होता है। So rather than just following your passion, why don't you broaden your passion? And to do that, you have to focus on learning part more, because now you already know how to learn anything effectively. I hope you find this video useful. Please show your support. See you in the next. Jai Hind.